जी चले हम बात कर रहे हैं एफओएच की कॉस्ट हो या कोई भी कॉस्ट हो। एफओएच की कॉस्ट के लिए आंसर तो हमने कहा था कि एफओएच की जितनी भी आइटम्स होंगी हम वो एफओएच कंट्रोल अकाउंट को चार्ज करेंगे। इसका मतलब यह है बेटे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हाटएवर इज डेबिट का एक ही पॉकेट है, दैट इज एफओएच कंट्रोल अकाउंट। और मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्रेडिट की कितने पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम एफओएच कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करते हैं तो हम क्रेडिट किस किस को कर सकते हैं। हाँ, क्रेडिट करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप पेमेंट के टाइमलाइन का ध्यान में लाएं कि हमारी पेमेंट की टाइमलाइन क्या है। देखिए वक्त के पैमाने तीन ही हैं, या वक्त का पैमाना माजी है, पास्ट है, या हाल है, या फ्यूचर है, और या मैं कहूं वक्त की कैद से आजाद हूं। ठीक है जी। कोई भी एफर्ट हो, कोई भी कॉस्ट हो, या तो आप उसको पास्ट में पे कर चुके होते हैं। अगर आप उसको पास्ट में पे कर चुके होते हैं तो उसका प्री पेड अकाउंट आपकी बुक्स में आ रहा होता है, तो आप उस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। डेबिट होगा एफर्ट कंट्रोल और क्रेडिट हो जाएगा प्री पेड। जैसे डेबिट होगा एफर्ट कंट्रोल, क्रेडिट हो जाएगा प्री पेड इंश्योरेंस। डेबिट होगा एफर्ट कंट्रोल, क्रेडिट होगा प्री पेड रेंट। कुछ चीजें जो आप प्रेजेंट में पे करते हैं उनके लिए आप कैश या बैंक को क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट हो गया एफओएच कंट्रोल और क्रेडिट हो गया कैश या बैंक। कुछ चीजें हैं जो आपने फ्यूचर में पे करनी है, उसके लिए आप पेएबल क्रिएट करते हैं। डेबिट हो गया एफओएच कंट्रोल और क्रेडिट हो गया पेएबल। और कुछ चीजें हैं जिसकी आपने कोई पेमेंट नहीं करनी है, बाहर जा उमर फरहान, कोई पेमेंट नहीं है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल डेप्रीसिएशन, आपने डेप्रिसिएशन की कोई पेमेंट नहीं करनी, तो डेप्रिसिएशन की नॉर्मल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जगह तो हम डेबिट करेंगे एफओएच कंट्रोल अकाउंट को जी, जैसे 5.5 में की थी सर, तो और क्रेडिट कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। तो ये एंट्री हो जाएगी इफ्रा एफओएच कंट्रोल डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो इसका मतलब है कि एफओएच के हेड के अंदर जो मैक्सिमम एंट्रीज आ सकती हैं एफओएच में, वो कौन सी आ सकती हैं? वो आ सकती हैं एफओएच कंट्रोल डेबिट फॉर सर्टेन थिंग्स, कैश क्रेडिट से 500 रुपए से, कैश और बैंक वट एवर इट इज। फॉर सर्टेन थिंग्स पेएबल क्रेडिट, 3000 मैंने भी पे नहीं किया। फॉर सर्टेन थिंग्स प्रीपेड क्रेडिट, प्रीपेड में इंश्योरेंस ऑलरेडी कर चुका था 2000 रुपीज की। और इक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, मैंने 1500 रुपए की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की। तो डबल एंट्री बन गई एफओएच कंट्रोल डेबिट, कैश, पेएबल, प्रीपेड इंश्योरेंस, इक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये सारे क्रेडिट। तो इन सब का टोटल कर लें 7000 से एफओएच कंट्रोल डेबिट। जी इफरा को सिंबॉलिकली कह रहा हूं, आप सब भी सवाल पूछ सकते हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कैश एक्सेट्रा समझ आ गया कि मैं क्यों कैश एक्सेट्रा लिखता था? जी काजमी, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है ना, लेकिन जब फॉर द पीरियड एंट्री हो जाए तो आप फॉर द पीरियड क्या एंट्री पास करते हैं? अगर मैंने कोई चीज प्रीपे की है तो मैंने कहा है रेंट एक्सपेंस डेबिट फॉर एग्जांपल 3000 से, और कैश क्रेडिट साल के एंड में मैंने पता चला कि ये 3 साल का रेंट था तो 2 साल का प्रीपेड है, तो मैं एंट्री पास कर लूंगा प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 2000 से। और अगले साल जब रेंट चार्ज करना होगा तो रेंट एक्सपेंस डेबिट 1000 से और प्रीपेड रेंट क्रेडिट 1000 से। तो यहां पे हमने रेंट एक्सपेंस की जगह किसको डेबिट करना है? एफओएच कंट्रोल को। जी काजमी समझ आ गया बेटे? जी इफ्रा आपको बेटी? माहम, अहमद, आसिम, शिराज, उगीस, चले ठीक है। अब बेटा इसी को अगर हम हेड ऑफिस और ब्रांच फैक्ट्री बना लें तो जो हमारा अकाउंट है जी,
जी एफओएच और एफओएच कंट्रोल अकाउंट टाइप सेम है। तो अगर हम हेड ऑफिस में बात कर रहे हैं तो हेड ऑफिस में एफओएच कंट्रोल नहीं होता। हेड ऑफिस पे एंट्री पास करेगा फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट और कैश, पेएबल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रीपेड वगैरह क्रेडिट। और फैक्ट्री एंट्री पास करेगी एफओएच कंट्रोल डेबिट और जनरल लेजर कंट्रोल क्रेडिट। इफ्रा मेरा ख्याल है बेटी मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। अगर अभी स्टिल अनआंसर्ड है तो आप बताइए, मैं दोबारा उसको डिस्कस कर लेता हूं। ये स्क्रीन पे है जी। और इस केस में हमने एफओएच की एंट्री इफ्रा ने कही थी, वो डिस्कस कर लेते हैं। ये एफओएच अप्लाइड की एंट्री है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच अप्लाइड क्रेडिट। और ये एफओएच इंकर होने की एंट्री है। और अंडर और ओवर चूंकि उसने इस वक्त चार्ज कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को इफ्रा, हम चाहें तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी क्रेडिट कर सकते हैं। तो ये बल्कि मेरी सजेशन होगी कि बेहतर ये होगा एग्जाम हॉल में आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जगह पीएनएल को क्रेडिट कर दें। इफ्रा आपके सवाल का जवाब आ गया बेटी, बताइए वरना मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। आज चलिए इफ्रा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसका माइक भी ऑन नहीं हो रहा, शायद उनके एंड से कोई प्रॉब्लम है। चले अच्छा जी, इस सिलसिले की हमने और प्रैक्टिस क्या करनी है? इस सिलसिले की हमने और जो प्रैक्टिस करनी है वो हम आते हैं क्वेश्चन इसी चैप्टर पे, इसी चैप्टर के क्वेश्चन 9 पे आते हैं। इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर 6.1 हमने कल क्लास में डिस्कस कर लिया था। ये क्वेश्चन नंबर 6.2 जो है ये हम आपका आज का होमवर्क है। सो क्वेश्चन नंबर 6.2 आपका आज का होमवर्क है। ये सवाल आप लोग करके आएंगे, इंशाल्लाह आपसे सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा तो हम कल डिस्कस करेंगे जी। क्वेश्चन के बाद अब हम आ जाते हैं वापस अपनी स्टडी टेक्स्ट पे। कल हमने स्टडी टेक्स्ट को कोई खास लिफ्ट नहीं कराई, आज हम स्टडी टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। जी अहमद, इब्राहिम, काजमी, माम, शिराज, ताहिर, यहां तक बेटे किसी ने कुछ पूछना है तो क्यों लिखें, नहीं पूछना तो नो लिखें, क्योंकि बड़ी देर से चैट बॉक्स में कोई जवाब नहीं आया। चलें, काजी साहब ने तो कुछ नहीं पूछना, बाकी लोग ठीक है। चले हम वेरी क्विकली हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारा ये चैप्टर जॉब ऑर्डर बैच कॉस्टिंग का, मेन बातें मैंने आपसे कल कर ली हुई हैं, अब जस्ट उनकी एक रिवीजन है जो कि हम डिस्कस करते हैं। ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है, नेचर उसने बताई है कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की नेचर क्या होती है। और ये देखिए जॉब कॉस्ट शीट जब बनाई तो उसके अंदर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी ऐड की, ये हमने कल पॉइंट डिस्कस किया था। और यही सवाल आगे बढ़ा हुआ है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का, वहां से मेंशन्ड है। ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में उसने वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बनाया है। जॉब का अकाउंट है, टेक्निकली ये वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट है। उसमें मटीरियल लेबर ओवरहेड, मटीरियल लेबर एक्चुअल ओवरहेड अप्लाइड। और आगे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल उसने सॉल्व की हुई है। ये एग्जांपल आपका आज का होमवर्क नहीं है, एएसएपी है, जब आपके पास टाइम हो कर लीजिएगा जिंदगी में एक दफा। बहुत लंबी एग्जांपल है, चैप्टर 5 को भी रिवाइज करेगी, चैप्टर 6 को भी रिवाइज करेगी, मुश्किल बात इसमें कोई नहीं है, इंशाल्लाह आपसे सॉल्व हो जाएगी।
बस लंबा काम है, क्लास में करना था, थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो आप लोग करके आइएगा, हम इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं बैच कॉस्टिंग पे। कल हमने कहा था कि बैच कॉस्टिंग किस तरह की इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं। बैच कॉस्टिंग हम वहां अप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल जहां मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, तो आपको प्रोडक्ट्स के बैचेस में प्रोडक्शन करनी पड़ती है। ये एक मिसाल है जी। बोनेंजा पाकिस्तान की एक छोटी सी कंपनी है, शर्ट्स बनाते हैं। एनी आइडिया उनके कितने डिजाइन है? एट sometimes in past they claim to have 500 designs। 500 वो कहते थे डिजाइन है हमारे पास। और फॉर एग्जांपल वो 4 कलर के 4 कलर्स में ये डिजाइन है, 500 डिजाइन है, और ये 500 डिजाइन 4 रंगों में है। और आप में से जो रेडीमेड शर्ट खरीदते हैं तो उसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या होती है रेडीमेड शर्ट खरीदने में? जी साइज। हाँ इफ्रा, साइज कौन सा बेटा? अच्छा इफ्रा नहीं, बाकी लड़के जो हैं, इफ्रा को भी समझ आ जाएगी बेटी को। कॉलर साइज, लड़कों की जो शर्ट्स होती हैं उसमें कॉलर साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने, और आप सब में से लड़के जो उनको पता होगा, बच्चियों के लिए भी इस तरह डिफरेंट साइज होते होंगे। कॉलर साइज होता है 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17। तो उसे हम कहते हैं 6 कॉलर साइज है। तो जस्ट लुक एट इट, 500 into 2, 2000 into 6, 12,000। टेक्निकली स्पीकिंग बोनेंजा 12,000 तरह की चीजें बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल अहमद गया है और उसको डिजाइन नंबर 73 में ब्लू कलर में 16 कॉलर साइज की शर्ट चाहिए। अगर उसको नहीं मिलेगी तो वो नाराज हो जाएगा। अब बोनेंजा का काम क्या है? बोनेंजा अपने हर डिजाइन, हर कलर और हर साइज की शर्ट का अपना टोटल सेल्स एस्टिमेट करती हैं। और उन सेल्स को एस्टिमेट करने के लिए आप यूं समझिए कि उन्होंने 12,000 प्रोडक्ट्स बनानी है, तो वो 12,000 बैचेस में चीजें बनाएंगे। तो जब आप 12,000 बैचेस में चीजें बनाते हैं तो आपको हर बैच के बाद सेटअप चेंज करना पड़ता है। सो अगर आपका नेक्स्ट बैच सेम प्रोडक्ट का है तब तो आपको सेटअप चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर नेक्स्ट बैच डिफरेंट प्रोडक्ट का है तो आपको सेटअप चेंज करना पड़ेगा। मसलन अगर मैंने डिजाइन 73 की ब्लू कलर की 16 कलर साइज की, मेरा एक बैच बनता है 300 शर्ट्स का और मेरी टोटल डिमांड है 600 शर्ट्स की, तो मुझे 2 बैच बनाने पड़ेंगे। अब मैं 2 बैच के बाद साइज सेटअप चेंज करूंगा। तो सेटअप क्या होता है? फॉर एग्जांपल पहले आप बना रहे थे ब्लू कलर की शर्ट, अब आपने बनानी है रेड, तो आपको सेटअप चेंज करना पड़ेगा। पहले मेरी मशीन में बन रहा था केले का मिल्क शेक, अब मैंने बनाना है सेब का मिल्क शेक, तो मुझे एक दफा सारी मशीन धोनी पड़ेगी, साफ करके फिर मैं सेब का मिल्क शेक बना सकता हूं। मैं सिर्फ मिसालें दे रहा हूं जो आपको समझ आ जाए। सेटअप चेंज करना। आई डोंट नो ये जो 2 बच्चियां क्लास में हैं ये स्टिचिंग करती हैं कि नहीं करती। घरों में जो हमारी माँ करती थी, हमारी बहन करती है, वाइफ करती है, तो जब वो एक व्हाइट कलर की किसी चीज पे काम कर रहे होते हैं और ब्लैक पे जाना है तो धागा चेंज करती है मशीन का। ना सिर्फ, और जहां पे डबल स्टिच लग रहा होता है मशीन का, ऊपर का धागा चेंज करती है, नीचे का धागा भी चेंज करती है। तो दैट इज सेटअप। सेटअप पे सब लोग क्लियर हैं जी? तो सेटअप की कॉस्ट जो है वो बैच की कॉस्ट का हिस्सा होगी। असल तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बेटे वो पर यूनिट कॉस्ट निकालना है, जैसे आपसे पहले बताया कि आपने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ बैच ले लेंगे और नंबर ऑफ यूनिट्स मेड इन अ बैच ले लेंगे, तो आपके पास इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर आपने ये बैच बनाने के लिए सेटअप चेंज किया बेटे, तो सेटअप भी इस बैच कॉस्ट का हिस्सा होगा। मेरे पास पहले ब्लू कलर का सेटअप चल रहा था,
अब मैंने रेड कलर की शर्ट बनानी शुरू की है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेटअप चेंज करना पड़ेगा। बेटे अगर ये जो काजमी का सवाल है ना, हम कॉस्टिंग किस पर्पस के लिए कर रहे हैं काजमी, अगर हम देखो बेटे, सब लोग सुन लें बड़े ध्यान से, अगर हम कॉस्टिंग कर रहे हैं इन्वेंट्री मेजर करने के लिए, तो उसके अंदर सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, और अगर हम कॉस्टिंग कर रहे हैं उसकी प्राइस डिटरमिन करने के लिए या प्राइस से कंपैरिजन करने के लिए, तो फिर प्रोडक्शन कॉस्ट भी आएगी और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी आएगी। अगर एग्जामिनर एग्जाम हॉल में बैठ के आपको काजमी स्पेसिफाई ना करे कि वो ये कॉस्टिंग क्यों कर रहा है, तो फिर हम मासूम बन जाएंगे और हम नोट दे देंगे कि तुम ये कॉस्टिंग कर रहे हो इन्वेंट्री मेजरमेंट के लिए, तो मासूमियत में हम जवाब दे देंगे कि इन्वेंट्री मेजरमेंट की कॉस्ट में सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल होती है। ठीक है बेटा, समझ आ गई? ये बात अब सब दोस्तों ने याद रखनी है। अहमद बेटे, ये जो करंट बैच चल रहा है, मैंने इसलिए कहा ये बैच के लिए मुझे सेटअप चेंज करना पड़ा, पहले कोई और बैच चल रहा था, इस बैच के लिए सेटअप चेंज करना पड़ा, पहले ब्लू चल रहा था, अब रेड के लिए चेंज करना पड़ा, तो रेड की कॉस्ट में, न्यू वन की कॉस्ट में, रेड की कॉस्ट में। आसिम अहमद समझ आ गई बेटा? न्यू वन की कॉस्ट में। आसिम आपको भी समझ आ गई बेटे? अच्छा बेटा, अनफॉर्चुनेटली चूंकि अब तक आई कैप में इसका कोई पास पेपर का सवाल नहीं आया और ना ही ये कोई इतनी मुश्किल बात है, तो ना तो कोई हमारे पैक की हैंडबुक में इसका कोई सवाल है और ना ही आई कैप के क्वेश्चन बैंक में इसका कोई सवाल है, ये जस्ट उसने थ्योरी के लिए डिस्कस कर दिया है। तो मेरी भी आपको यही सजेशन है कि आप जिंदगी में पहली और आखिरी दफा बस ये थ्योरी एक दफा पढ़ लें और जो मैंने बातें बताई हैं उन सबको याद कर लें, तो बैच कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग तैयार हो जाएगी। यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो क्यों लिख दे, वरना मैं इससे आगे चलता हूं। बेटे अगर स्पॉइलेज होगी तो वो भी इसी बैच की कॉस्ट का हिस्सा होगी ना जी। काजमी मैं आ रहा हूं बेटा सर्विस पे। सर्विस का भी आज तक डायरेक्टली नहीं पूछा सर्विस का सवाल, लेकिन ये दोनों सवाल सर्विस का खासकर एफओच के चैप्टर में एग्जामिनर ने सवाल पूछे हैं जो कि सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हैं, लेकिन वो हम वहां ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्योर सर्विस कॉस्टिंग विदाउट एनी फर्दर इन्वॉल्वमेंट आईकैप ने कभी आज तक नहीं पूछा। अब आते हैं सर्विसेज। सर्विसेज की कॉस्टिंग करने से पहले जी बेटा अपोर्शनमेंट में या कुछ और तरह से आप परेशान ना हो, आगे जाके डिसीजन मेकिंग में हमने ऐसे सवाल करने हैं, मुझे याद है, जो कि सर्विसेज सेक्टर के सवाल हैं। तो सर्विसेज सेक्टर की कॉस्टिंग वहां बड़ी तफसील से डिस्कस हो जाएगी। अभी यहां इसको थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लें बस काफी है, यहां हमने इसको काफी ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना। ठीक है बेटा? अब आते हैं सर्विसेज। पहले सर्विसेज की कॉस्टिंग करने से पहले सर्विसेज की कुछ खूबियां हैं जो कि हमें ज़हन में लानी चाहिए कि जब सर्विसेज हैं, जैसे मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, आप पीआईए से ट्रैवल करके लाहौर से कराची जाते हैं तो आपने सर्विसेज ली हैं, आपने टीसीएस से खत भेजा है ताहिर ने अहमद को, तो ये सर्विसेज हायर की हैं। तो सर्विसेज की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सर्विसेज इनटैंजिबल हो सकती हैं, इनटैंजिबल होती हैं। आप मुझे तो हाथ लगा सकते हैं, मेरे साथ हाथ भी मिला सकते हैं, लेकिन मेरी क्लास को हाथ नहीं लगा सकते, मेरी पढ़ाई को हाथ नहीं लगा सकते, इनटैंजिबल हैं। डॉक्टर को तो हाथ लगा सकते हैं, डॉक्टर की ट्रीटमेंट को हाथ नहीं लगा सकते। इनसेपरेबिलिटी, ये मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सर्विसेज का स्टॉक नहीं होता। सर्विसेज जैसे जैसे क्रिएट की जा रही होती हैं वैसे वैसे कंज्यूम की जा रही होती हैं।
बेशक उमर फरहान जो है वो बाद में मेरा लेक्चर सुन लेता है, लेकिन वो लेक्चर टेंजिबल हो जाता है, वो सर्विसेज नहीं है, वो उसने रिकॉर्डेड लेक्चर सुना है। हाँ, लाइव पढ़ते हुए कंजम्पशन और क्रिएशन एक ही टाइम पे हो रही है। ठीक है, उमर समझ आ गई? रिकॉर्डिंग टेंजिबल तो मैंने मजाक से कहा है यार, रिकॉर्डिंग तो टेंजिबल नहीं है ना भाई, जिस फाइल में हुई है वो सीडी टेंजिबल है। अच्छा चलो, वेरिएबिलिटी, सर्विसेज के अंदर वेरिएबिलिटी है। तमाम मरीज, बेटा सर्विसेज का स्टॉक भी नहीं होता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आगे आएगा ये पॉइंट ताहिर का हम ऐड कर लेते हैं, सर्विसेज का स्टॉक पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, वेरिएबिलिटी, सर्विसेज के अंदर वेरिएशन है। डॉक्टर के पास जो पेशेंट्स आते हैं वो सारे एक जैसे नहीं है, आप सब क्लास में तमाम दोस्त एक जैसे नहीं है। थोड़ा सा जितना मेरे आपके साथ डिजिटल इंटरेक्शन है, मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो गया है कि इफ्रा की क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, माम का क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ताहिर का क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, उमर फरहान का क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। थोड़ी बात मैं उसके मुताबिक टेलरिंग करता हूं, लेकिन आप सब डिफरेंट हैं, इसलिए आप सब डिफरेंट सवाल पूछते हैं, डिफरेंट अंदाज से चीजों को सोचते हैं, और यही इस चीज का हुस्न है। तो सर्विसेज के अंदर वेरिएबिलिटी होती है, सर्विसेज के अंदर पेरिशेबिलिटी होती है, सर्विसेज स्टोर नहीं की जा सकती। डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा के अलमारी में नहीं रख सकते, मुझसे लेक्चर करवा के अलमारी में नहीं रख सकते, वो लाइव ही करना पड़ेगा। हाँ, कोई रिकॉर्डिंग कर लें तो वो आप सुन लेंगे, लेकिन बेनिफिट उस लेवल का नहीं होगा, सवाल जवाब उसमें नहीं हो सकेगा। अगर आपके जहन में कोई नया सवाल आया है तो उसका कोई जवाब नहीं होगा, आपको सब्र शुक्र करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ ओनरशिप, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अगर मेरी दुकान है यार, मेरी फ्रिजों की दुकान है, तो मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद वो दुकान किसकी होगी? मेरे बेटे की होगी। लेकिन अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेरे मरने के बाद मेरी प्रैक्टिस मेरे बेटे की नहीं होगी, अनलेस के वो डॉक्टर नहीं है, और अनलेस के उससे पेशेंट उसी तरह सेटिस्फाइड नहीं है। तो लैक ऑफ ओनरशिप है, परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। उमर फरहान साहब ने सही कहा, सर्विसेज के अंदर परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। ठीक है जी। तो सर्विसेज के केस में भी ऑब्जेक्टिव तो हमारा वही होगा, पर यूनिट कॉस्ट कंप्यूट करना, और पर यूनिट कॉस्ट का फार्मूला वही है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सर्विसेज। ठीक है जी। सो ये पर यूनिट कॉस्ट का फार्मूला हो जाएगा। लेकिन जो हमारा सर्विसेज सेक्टर है उसके अंदर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाकी सबसे इसको डिस्टिंक्ट करता है, वो किताब ने डिस्कस किया है और वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स। क्यों नहीं, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस में किसी ने कभी कोई चीजें बुक कराई हैं? अच्छा चले, टीसीएस तो सबने कराया होगा ना। तो टीसीएस वाले जो आपका बिल बनाते हैं उस बिल में किस किस फैक्टर्स का ख्याल रखते हैं? जाहिर एक फैक्टर वेट का। अच्छा जी, सिर्फ वेट? ये क्या लिखा है अहमद? रिसीवर का? नहीं, रेट तो निकालना है ना यार, सेंडर रिसीवर नहीं, डिस्टेंस। दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू से टू यू, वो दो चीजों का ख्याल रखते हैं। वो ख्याल रखते हैं वेट का और वो ख्याल रखते हैं डिस्टेंस का। ठीक है जी। हाँ, मंजिल मैंने रेट रखा हुआ है गुड्स ट्रांसपोर्ट का ₹5
पर केजी पर किलोमीटर। उमर फारान ने मुझसे भिजवाने हैं 3 किलो वजनी चीजें गुजरावाला, और गुजरावाला का डिस्टेंस है 70 रुपए और 70 किलोमीटर। तो आप बताइए मैं उमर फारान से क्या बिल चार्ज करूंगा? 3 किलोग्राम की चीजें हैं, 70 किलोमीटर दूर बनानी है, और मेरा रेट है 5 रुपए पर केजी पर किलोमीटर। तो अहमद आपका जवाब गलत है, मैं उमर फारान से 1050 रुपए चार्ज करूंगा। माहम बच्ची आपका भी जवाब गलत है। अब आंसर देखिए बोर्ड पे। अहमद, माहम, आंसर की समझ आ गई? अहमद बेटे आपको? हाँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सर्विसेज सेक्टर में कंपोजिट कॉस्ट यूनिट होते हैं। अब मैंने अपने इस कॉस्ट यूनिट में किलोग्राम और किलोमीटर दोनों को बीच में शामिल किया। ठीक है बेटे, समझ आ रही है? हम मरी जाते हैं सैर करने, और वहां हम एक गेस्ट हाउस वाले से बात करते हैं कि खान साहब हमसे क्या पैसे चार्ज करेंगे। वो कहता है कि यार मेरे पास तो सिंगल बेड अकोमोडेशन है, मैं चार्ज करूंगा 200 रुपीज पर पर्सन पर नाइट। अब हम 5 दोस्तों का ग्रुप है जो मरी में 3 दिन सैर के लिए गया है। तो आप बताइए हमारा होटल का बिल क्या बनेगा? 3000। We are 5 people, will stay there for 3 days and each of us will be charged rupees 200। तो मरी में हम 5 रोज 3 दिन रहने का 3000 रुपया देकर आएंगे। ठीक है, आप मरी में जाते हैं, वो कहते हैं पर रूम पर नाइट। होपफुली आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। समझ आ गई बेटे आप सबको? यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो तो क्यों लिख दे। एग्जाम हॉल में बैठ के हम कॉस्ट कंपोजिट यूनिट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये बिजनेस का सवाल है। मैंने आपको बहुत दफा समझाया है कि एग्जाम हॉल में हमें एक ब्लेसिंग है हमारी, वो ये कि एग्जामिनर ने हमें 3 घंटे कुर्सी पे बैठा के पेपर लेना है, तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो हमसे वही कुछ पूछ सकता है जिसका जवाब मैं प्रिज्यूमेबली आईकैप के एग्जाम हॉल में बैठ के कुर्सी पे दे सकता हूं। अभी आप लोग आईकैप की एक बात कर रहे थे, मुझे लेक्चर के एंड पे याद कराएगा, मैं उस पर एक रियल लाइफ जोक शेयर करूंगा आपसे। चलें जी, ये एक एग्जांपल है जनाब, इसको देखते हैं। आंसर नहीं देखना, चलिए मैं आंसर, आप लोगों ने किताब नहीं खोलनी, स्क्रीन पे ही देखना है। मैं आंसर नीचे कर देता हूं, करिए जी, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। A hotel has 80 standard twin bedrooms. The hotel is fully occupied for each of the 365 days in each year when it is open, and total cost of each year was 3.36 million. PC Burban है भाई। What would be a useful measure of cost of providing the hotel service? तो उसने निकाला है नीचे, द यूजफुल यूनिट इज कॉस्ट पर रूम पर डे एंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग वन रूम इज रूम डेज पर ईयर 800 रूम्स इंटू 350। इसका मतलब 28,000 समझे दिन तक हमारा कमरा चलता है, तो कॉस्ट पर रूम पर डे इज रुपीज 120। सिमिलरली उसने आगे एक और भी एग्जांपल डिस्कस की है। जी बेटे, यहां तक कोई प्रॉब्लम जी? अच्छा चलिए ठीक है जी। अब इसकी एक तो मैंने आपको बताया है कि आपका प्रैक्टिस है क्वेश्चन जो भी आपको मैंने बताया दैट वाज 6.2, बट अभी कुछ दोस्तों ने मुझसे बात की थी और मैंने खुद उसके जवाब में कहा था कि इसकी एप्लीकेशन एफएच के सवाल में भी हो सकती है। तो एफएच के सवाल में एक क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, जरा उसको एक नजर देख लेते हैं। वो आपको जब टाइम मिले आप लोग कर लीजिएगा, आज का कंपलसरी होमवर्क नहीं है, आज का कंपलसरी होमवर्क वही है सिर्फ 6.2। ये जब आपके पास टाइम हो, लेकिन करना जरूर है एग्जाम में जाने से पहले।
दिस इज क्वेश्चन नंबर F4, हैंडबुक का क्वेश्चन F4, मार्क ट्रक लिमिटेड। और जैसे आप सब लोग देख रहे होंगे, ये भी जॉब और कॉस्टिंग का सवाल है। तो मैंने आपको पहले ही समझाया कि आईकेएप ने खुद भी सारे जगह सिर्फ जॉब और कॉस्टिंग डिस्कस की है, अपने उसमें भी जॉब और कॉस्टिंग रखी है, और पास में भी जॉब और कॉस्टिंग ही डिस्कस की है। थोड़ा सा सवाल पढ़ देता हूं ताकि आपको हिंट मिल जाए। मार्क ट्रक्स लिमिटेड हैज सम आइडल कैपेसिटी इन इट्स प्लांट which is restored by accepting orders from other automobile industries. The company has finished assembly of 120 trucks for special order number this for this. और ये ऑर्डर है जो फलान डेट को स्टार्ट हुआ, फलान डेट को एंड हुआ, और ये पार्ट बी है आपका। ये जो पार्ट बी की कॉस्ट है, ये कौन सी कॉस्ट है? ये इस जी, पार्ट बी की कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? पार्ट बी की कॉस्ट का ताल्लुक किसके साथ है? नहीं यार, जॉब है काज़मी, जॉब और कॉस्टिंग हो रही है। पार्ट बी के, ये जो डाटा पार्ट बी का है, इस सारे डाटा का ताल्लुक इस जॉब के साथ है, जॉब नंबर 13A के साथ है। ये समझना पड़ेगा कि पार्ट बी की सारी कॉस्ट का ताल्लुक जॉब नंबर 13A के साथ है। और ये जो नीचे कॉस्ट दी हुई है, ये इनका ताल्लुक किसके साथ है? इनका ताल्लुक पूरी कंपनी के साथ है, ओवरऑल कंपनी के साथ। टोटल कॉस्ट है ये पैक का टोटल खर्चा है, और मैं इस वक्त सिर्फ सीमैक का ऑनलाइन की क्लास का खर्चा निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ये पैक की टोटल कॉस्ट है जी। काज़मी, जब भी आपको इस तरह का डाटा गिवन होगा तो कुछ डाटा है जो उस जॉब से मुतल्लिका है, और कुछ डाटा है जो पूरी कंपनी से मुतल्लिका है। मैंने इसलिए मिसाल के तौर पे कहा कि ये पूरे पैक का डाटा है, और यहां पे मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि सीमैक की ऑनलाइन की क्लास पढ़ाने का क्या खर्चा हुआ। ठीक है काज़मी, समझ आ गया आपको? चलें जी, इस सवाल को अब आप पूरा करके आएंगे। आपका आज का होमवर्क यही है कि आपने चीजों को रिवाइज करना है, जो कुछ आज पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 6.2 को अच्छे तरीके से करना है, बड़ा अच्छा सवाल है, वो रिवीजन हो जाएगी आपको। कॉस्ट साइकिल की चैप्टर 5 की भी रिवीजन हो जाएगी, और आपका चैप्टर 6 भी कवर हो जाएगा। उसके अलावा ये सवाल भी बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा पुराना सवाल है, मेरी तरह का पुराना सवाल है, लेकिन अभी तक मैंने रखा हुआ है, इसको निकाला नहीं है। नवंबर 1980 का सवाल है कुछ का, क्योंकि अच्छा सवाल है, बड़ी अच्छी टेस्टिंग उसने की हुई है, एप्लीकेशन की हुई है क्वेश्चन की। तो आप में से जिसको ओवरहेड का चैप्टर भी अच्छे तरीके से याद नहीं है, तो दिस क्वेश्चन इज सच अ गुड क्वेश्चन कि ये आपको ओवरहेड का चैप्टर भी रिवाइज करा देगा। ठीक है जी। मेरी तरफ से आज का लेक्चर पढ़ाई की हद तक पूरा हो गया। किसी ने आज के लेक्चर से कोई बात पूछनी है तो बता दे।